इजराइल दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी और फेयरलेस आर्मी के लिए मशहूर है। और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिसके दम पर इजराइल पूरी दुनिया को यह बताता है कि इजराइल कभी टेररिस्टों से डील नहीं करता। और कई ऐसे ऑपरेशंस जिन्हें मोसाद द्वारा सफलतापूर्वक समाप्त किया गया। एक ऐसा ही ऑपरेशन जिसे थंडरबोल्ट के नाम से जाना गया, या ऑपरेशन एंतेबे। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच सके। 27 जून 1976 वह दिन जिस दिन एक एयर फ्रांस फ्लाइट 139 इजराइल के एयरबेस तेल अवीव से 246 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरती है, जिसके 12 क्रू मेंबर मेन फॉर्म से यहूदी और इजरायली पैसेंजर्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। करीबन 1.5 घंटे के बाद प्लेन एथेंस पहुंचता है, जहां से प्लेन 58 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स को उठाता है। लेकिन एक गलती न जाने किसकी रही। इन 58 पैसेंजर्स में 4 हाईजैकर्स भी शामिल हो जाते हैं। अब समय था वो आपका 2000 से पहले का। सिक्योरिटी रहती थी उतनी नहीं जितनी अभी के टाइम पे है। और करीब 12:30 पे प्लेन पेरिस के लिए रवाना होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो 4 हाईजैकर्स, जिसमें 2 हाईजैकर फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के थे और 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े होते हैं। और इन चारों में एक लड़की भी शामिल रहती है। और वही लड़की उठती है अपनी सीट से और उड़ते ही हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल देती है और धमकी देती है, वही चीज़ किसी ने भी चालाकी करी तो एक ग्रेनेड फोड़ दिया जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। और इतने में ही बाकी हाईजैकर्स में से एक अंदर जाता है और को पायलट को बाहर लेके आता है। अब सिचुएशन ऐसी कि अंदर पायलट और हाईजैकर, और पायलट के ऊपर गन ताना हुआ हाईजैकर। क्या करें क्या न करें वाली स्थिति हो गई है। तो भैया अब जैसा हाईजैकर कहेगा वैसा पायलट को करना पड़ेगा। तो अब हाईजैकर डायरेक्शन देता है, कहता है पेरिस नहीं बाबू, अब तुम ये विमान ले चलो सीधा कहाँ, लीबिया की ओर, और लीबिया के बेनगाजी एयरबेस पर। तो पायलट द्वारा कांटेक्ट किया जाता है एयरबेस पर कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमें उतरने दिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जहाँ प्लेन को पहुँचना था वो तो वहाँ पहुँचा नहीं, बल्कि कहीं और ही पहुँच गया, जहाँ से फ्यूल की कमी भी महसूस होने लगती है और प्लेन को उतरने की इजाज़त दी जाती है। और करीब 7 घंटे के ठहराव के बाद और रिफ्यूलिंग के बाद पायलट को आदेश दिया जाता है कि बाबू अब तुम प्लेन को सीधा ले चलो कहाँ, युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर। कहता भी कहाँ है, युगांडा। वही युगांडा जहाँ उस समय वहाँ के डिक्टेटर ईदी अमीन का शासन चल रहा होता है। वही ईदी अमीन जिसे आदमखोर कहा गया, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में करी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसके बाद देखना, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो 28 जून को आफ्टरनून 3:15 की उड़ान के 24 घंटे बाद प्लेन पहुंचता है एंतेबे एयरपोर्ट पर। उतरने के कुछ ही समय बाद एंतेबे एयरपोर्ट को ईदी अमीन की सेना चारों ओर से घेर लेती है, हाईजैकर्स को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए। अब यहाँ उनका साथ देने के लिए कुछ फिलिस्तीनी समर्थक या हाईजैकर्स कह लीजिए पहले से ही एंतेबे एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं। अब यहाँ से तो ऐसा ही लगता है कि पूरी सोच समझ के साथ ये चीज़ें करी गई, जिसके लिए सारे लोग वेल प्लान्ड थे कि यहाँ से हाईजैक करना है, यहाँ रोकना है, कुछ और हाईजैकर्स और होंगे साथ में, और युगांडा की फोर्स का सिक्योरिटी देना। अब धीरे धीरे प्लेन से सारे पैसेंजरों को निकालकर एयरपोर्ट के टर्मिनल के ट्रांजिट हॉल में सिक्योर किया जाता है। अब कुछ 9-10 की तादाद वाले हाईजैकर्स अपने आप को सिक्योर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर युगांडा के सैनिकों और युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का हाथ रहता है। जहां से हाईजैकर से कहते हैं कि भैया हमारी भी कुछ मांगे हैं जिन्हें तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि इस एयरप्लेन को छुड़ाने के लिए तुम्हें $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 53 फिलिस्तीनी या प्रो फिलिस्तीनी एक्सट्रीमिस्टों को छोड़ना पड़ेगा, जिनमें से 40 तो इजराइल में कैद हैं। और भैया अगर ऐसा नहीं किया तो फिर लिख लो 1 जुलाई 1976 का वो दिन जहां से पैसेंजरों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे खबर फैलने लगी दुनिया में, लोगों के बीच डर का माहौल। लेकिन कहते हैं ना, इंसानियत
जहां से देखा गया कि थोड़ी बहुत इंसानियत हाईजैकर्स में बची थी, क्योंकि जो पैसेंजर थे उनमें से इजरायली ग्रुप और नॉन इजरायली ग्रुप को अलग किया जाता है, जिनमें से 30 जून को हाईजैकर्स द्वारा 48 बंधकों को रिहा कर दिया जाता है, जिनमें सब नॉन इजरायली थे और उनमें अधिक से अधिक ओल्ड सिक ट्रेवलर्स, मदर विथ चिल्ड्रन वाले लोग थे, जिनमें से एक पैसेंजर की हेल्थ खराब होने के कारण उसका हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है और बाकी बचे 47 लोगों को एयर फ्रांस बोइंग 747 द्वारा एंतेबे एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ाया जाता है। अब यहीं कहीं इजराइल थोड़ा चीज़ों को घुमाता है और कहता है कि देखो भैया, बात ऐसी है ना कि तुम्हारे 40 फिलिस्तीनी समर्थक तो इजराइल में बंदे हैं और बाकी बचे 13 वो अदर कंट्रीज में बंदे हैं। अब उनके साथ थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी, जिसके लिए समय लगेगा और बचा सिर्फ एक दिन है, तो तुम हमें थोड़ा टाइम और दो। तो हाईजैकर से मान जाते हैं और 3 दिन का समय दिया जाता है और 1 तारीख की वो डेट बदल जाती है, कहाँ, 4 तारीख में। और इसके कुछ ही समय बाद हाईजैकर्स 100 और नॉन इजरायली लोगों को रिहा कर देते हैं, उन्हें भी पेरिस भेज दिया जाता है। अब बचे तकरीबन 106 पैसेंजर, जिनमें से 84 इजरायली सिटीजन, लगभग 10 यंग फ्रेंच ट्रैवलर और एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर, जिन्हें छोड़ने से साफ मना कर दिया जाता है। अब यहाँ 3 दिन का समय तो मिल गया, लेकिन सिचुएशन ऐसी कि क्या करें क्या न करें। अगर एक्सट्रीमिस्टों को रिहा किया जाता तो इजराइल की टेररिस्ट से डील न करने वाली पॉलिसी खराब हो जाती और दूसरी तरफ लोगों को बचाना पहली प्रायोरिटी थी। अगर बचाने भी जाएं तो एंतेबे एयरपोर्ट करीब 4000 किलोमीटर दूर था इजराइल से, जहां रेस्क्यू मिशन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और वहीं दूसरी ओर लोगों का प्रदर्शन कि बंधकों को हर हालत में छुड़ाया जाए और बीच में एक व्यक्ति ईदी अमीन जो सभी के बीच में खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे इजराइल को थोड़ा सोचने का समय मिलता है कि ईदी अमीन मॉरिशस चला जाता है एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, जहाँ से इजराइल कहता है कि हाँ भैया, सही समय आ रहा है, हथौड़ा मार ही लो अब तो। और समय आता है 3 जुलाई का शाम के 6:30, जब पहली बार इजरायली गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है। इजरायली कैबिनेट द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को मंजूरी दी जाती है। अब सोचा जाता है कि भैया हमला कैसे किया जाए, स्काई से करें या वाटरवे से या कीनिया से युगांडा में घुसा जाए। अब समय था कम और लास्ट के 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए गए और बचा फर्स्ट ऑप्शन, स्काई के रास्ते, जिस ऑपरेशन को मेजर जनरल येकुतिएल एडम और ब्रिगेडियर जनरल डेन सोमरान लीड करते हैं और फील्ड का इंचार्ज योनाथन नेतन्याहू को बनाया जाता है। अब यहाँ पे जाना तो था ही, लेकिन उस जगह के बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पे एंतेबे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था उसे एक इजरायली कंपनी द्वारा बनवाया गया था। ये तो हो गया सोने पे सुहागा। जिसके बाद टर्मिनल का नक्शा उपलब्ध कराया गया और रातों रात एक वैसा ही टर्मिनल का ढांचा बनाया गया ताकि उस पर कमांडो अटैक की स्टडी कर सकें। अब सारी चीज़ें तैयार, इजरायली सेना के 200 बेस्ट सोल्जर को इस मिशन के लिए चुना गया। अब इसके बाद भी दिक्कतें कई सारी। पहली तो फ्यूल की, क्योंकि 4000 किलोमीटर का लंबा सफ़र, जिसके लिए इजरायली गवर्नमेंट आईडीएफ टास्क फोर्स के लिए केन्याई एयर स्पेस एरिया को पार करने और जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल भरने के लिए केन्या से अनुमति प्राप्त करती है। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो दूसरे देश जैसे मिस्र, सूडान और खुद युगांडा, इनकी रडार में इजरायली प्लेन को नहीं आना था, जिसके लिए शर्त ये थी कि ज़्यादातर 30 मीटर यानी 100 फीट से ऊंची उड़ान न भरी जा सके, जिसके लिए प्लेन तैयार था। और तीसरा पॉइंट ये कि अगर कहीं युगांडा के एयरपोर्ट में लैंड होते समय कहीं रनवे की जो लाइटें हैं वो बंद हो गई तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो भैया बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। मुश्किलें तो थी ही, लेकिन क्या करें, बचाना तो है ही। और जहां से 4 लॉकहीड C-130 हरकुलस विमानों को तैयार किया जाता है, जिसमें से एक को खाली रखा गया क्योंकि वहां से लोगों को लाना भी था। अब एक प्लेन में हेल्थ इमरजेंसी थी और एक में फोर्स थी और बचा एक जिसमें गाड़ियां मर्सिडीज से लेकर लैंड रोवर तक थी। अब इन कारों के पीछे का कारण ये था कि युगांडा का तानाशाह ब्लैक मर्सिडीज का शौकीन
जो उसमें ही चलता था, और उसका कारवां लैंड रोवर में। एक चीज होती है ना, रुतबा आगे पीछे गाड़ियों का, तो जनाब को इन्हीं चीजों का शौक था। तो शर्म शेख से उड़ान भरते हुए इजरायली सेना 3 जुलाई रात के करीब 11 बजे युगांडा की सीमा में दाखिल होती है, और एंतेबे एयरपोर्ट पर विमान लैंड होता है, और उससे निकलता है गाड़ियों का काफिला जिसमें इजरायली कमांडो भरे हुए थे। लेकिन एक दिक्कत वो ये कि जब काफिला रनवे से टर्मिनल की ओर बढ़ा तो युगांडा फोर्स के 2 सिक्योरिटी गार्ड काफिले को रोकते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि ईदी अमीन ने हाल ही में एक सफेद रंग की मर्सिडीज ली है जिसमें वह घूमता है, और अंदर बैठे कमांडो चला देते हैं साइलेंसर लगी हुई गन से गोली, और जवाबी फायरिंग में पता चल जाता है कि यह ईदी अमीन का काफिला नहीं है। जिसके तुरंत बाद गाड़ियों से उतरकर कमांडो पहुंचते हैं टर्मिनल की ओर, और बंधकों से हिब्रू लैंग्वेज में कहा जाता है कि लेट जाओ। फिर आतंकवादियों को निशाना बनाया जाता है, और करीब करीब 6 मिनट के अंदर सारे बंधकों को छुड़ा दिया जाता है, और 20 मिनट के भीतर भीतर सारे बंधकों को लैंड रोवर के काफिले में बिठाकर प्लेन में भरा जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच इजरायली फोर्स को एक ट्रेजेडी हो जाती है, क्योंकि युगांडा सैनिकों की भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसका सामना फील्ड इंचार्ज योनाथन नेतन्याहू और उनकी टुकड़ी कर रही होती है। जहां कंट्रोल टावर के ऊपर से चलाई गई गोली सीधा लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू के सीने में लगती है, और साथ ही साथ सारे हाईजैकर्स से तो मारे ही गए थे, और साथ में युगांडा आर्मी के जवान भी मारे गए, और कम से कम 5 इजरायली कमांडो घायल भी हो गए। जहां से कमांडो द्वारा नेतन्याहू को प्लेन में डाला गया, और एंतेबे में लैंड के 56 मिनट के बाद बंधकों को प्लेन में डाल वहां से निकल गए। लेकिन जाने से पहले इजरायली कमांडो द्वारा एंतेबे एयरपोर्ट पर खड़े 11 मिग जहाजों को नष्ट कर दिया गया ताकि वो उनका पीछा न कर सकें, और सभी लोग पहुंचते हैं इजराइल में जहां उनका स्वागत किया गया। लेकिन इन सब में जो बात करी एक ट्रेजेडी की, योनाथन नेतन्याहू एक हीरो के रूप में सभी के सामने प्रदर्शित हुए। तो ये थी कहानी ऑपरेशन थंडर बोल्ट की। लेकिन एक कहानी का हिस्सा पीछे छूट गया, जो हमने बात करी इंसानियत की। जब हाईजैकर्स द्वारा फर्स्ट टाइम 48 लोगों को रिहा किया गया तो उसमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है, और उसे युगांडा के हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भेज दिया गया, और जो बचे 47 उन्हें पेरिस भेजा गया। और यहाँ ऐसा हो चुका होता है कि इजराइल की सेना आती है और युगांडा के एयरपोर्ट पर तहस नहस करके बंधकों को छुड़ा ले जाती है, लेकिन एक व्यक्ति या एक महिला उधर ही फंसी रह जाती है। तो उनकी कहानी जानेंगे अगली वीडियो में। चैनल के साथ बने रहें।